बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऑन द फ्रंट विद कामरान शाहिद। मैं हूं सलमान हसन। तबीयत की नासाजी की वजह से कामरान शाहिद साहब आज मौजूद नहीं है। वैसे तो आजकल जो इस वक्त माहौल है और ख़ासकर लाहौर में जिस तरह के हालात हैं उसमें अक्सर लोगों की तबीयत जो है वो ख़राब है, और उसका रीज़न यही है कि जो स्मॉग है उसको भरपूर कोशिश तो की जा रही है कुछ कमी लाई जाए उसमें, लेकिन बहरहाल लोग जो है वो जैसे मैं भी थोड़ा सा ज़रा इस वक्त ये फ़ील कर रहा हूँ कि गला ख़राब है, नज़ला है, ये सब के साथ ही है बहरहाल। लेकिन इस वक्त जो है वो नज़ला किस पे गिर रहा है? वो गिर रहा है जनाब इलेक्शन कमीशन पे और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे। हाँ जी, और वो नज़ला क्यों गिर रहा है? क्योंकि भरपूर जो है वो इक़दाम किए जा रहे हैं कि इलेक्शन वक्त पर हो, और इसके लिए जो तारीख दी गई है उसके लिए भी इक़दाम फ़ाइनल हो गए। दरमियान में कुछ रखना डालने की भी मुबैना तौर पर कोशिश की गई एक जमात की तरफ से आप कह सकते हैं या कुछ लोगों की तरफ से, लेकिन इसके बावजूद जो हमारी अदालतें हैं वो फौरी तौर पर हरकत में आईं, और हरकत में आने के बाद उन्होंने इस बात को मेक श्योर किया कि इंतखाबात जो हैं वो वक्त पर हों, और किसी किस्म की जो कोई कोशिशें कर रहा है उन्हें बीच में रखना ना डालने दिया जाए। और इस सिलसिले में इवन ये भी कहा गया कि जी तौहीन अदालत जो है वो उसका नोटिस आपको जारी किया जा सकता है। उमैर न्याजी साहब की जो है मैं बात कर रहा हूँ बहरहाल। लेकिन आज हमने देखा कि जब ये सब कुछ हो गया, तय पा गया कि जी इलेक्शन टाइम पे होने हैं और इसमें किसी को भी कोई रखना डालने नहीं दिया जाएगा, लेकिन आज फिर एक बार जो है वो एक कोशिश ऐसी की गई है, और वो भी किसकी तरफ से? वुकला तंजीमों की तरफ से। जी हाँ, और पाकिस्तान बार काउंसिल और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और जनाब सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, इनका ये कहना है, इनका एतराज़ है कि जी ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ये अपने ओहदे पे इनको नहीं रहना चाहिए, और इन पर कुछ इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कुछ हल्का बंदियों के हवाले से भी, और इस पर खासी उनकी तरफ से जो है वो हम ये देख रहे हैं कि तनकीद सामने आ रही है। लेकिन इसका जवाब एक हम ये कह सकते हैं एक प्रेस रिलीज़ की सूरत में, ये जो मेरे पास प्रेस रिलीज़ है इसकी सूरत में आज इलेक्शन कमीशन ने दे दिया, और उन्होंने कहा कि जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ज़िले में कोई इजाफी नशस्त जो है वो पैदा नहीं की गई है, और इसका जो उनका जो आबाई हल्का है यानी 82 ज़िला सरगोदा, इस ज़िले में कोई इजाफी नशस्त पैदा नहीं की गई है। और साथ में ये भी उन्होंने कहा है कि जी इलेक्शन कमीशन किसी के दबाव या ब्लैक मेलिंग में नहीं आएगा, तर्जुमान इलेक्शन कमीशन। तो ये क्यों हो रहा है कि अचानक एक दिन आता है कि जी इलेक्शन जो है वो हो रहे हैं, अगला दिन आता है कि जी फिर उस पर कोई ना कोई एतराज़ात, कोई इबहाम पैदा करने की कोशिश की जाती है, और एक दिन आता है कि जनाब ऐसा लगता है कि बिल्कुल सब कुछ स्मूथली हो जाएगा। साथ साथ जो सियासी जमातें हैं वो भी अपनी इस वक्त तैयारियां कर रही हैं, और मुस्लिम लीग नून खासकर जो है वो टिकटों के बारे में मामलात को फाइनलाइज़ कर रही है। तकरीबन मामलात फाइनलाइज़ हो गए हैं, इसी पर हम बात करेंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब आज एक बार फिर गरजे बरसे हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मेहमानों का जो है वो मैं तारुफ़ करा दूँ। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर हैं, मुस्लिम लीग नून को प्रेजेंट कर रहे हैं। सर थैंक यू वेरी मच, वेलकम करते हैं आपको। पीटीआई की रिप्रेजेंटेशन अहमद अवैस साहब की सूरत में हमारे पास होगी, और हम आज भरपूर तज्जिया हासिल करेंगे मज़हर अब्बास साहब से, जो कि हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम सर आप सब लोगों को। और जैसे कि मैंने बताया कि आज कामरान शाहिद साहब जो हैं वो मौजूद नहीं है, तो मैं चाहूँगा कि सर थोड़ा सा ज़रा इसके ऊपर बातचीत हो जाए। भैया साहब ज़रा पहले सुन लें नवाज़ शरीफ साहब आज क्या फरमा रहे हैं नाज़रीन के लिए, जिन्होंने नहीं देखा नहीं सुना, उन्होंने फरमाया क्या, ज़रा एक मरतबा ज़रा देख लें जी। बहरहाल ये खैर पहला मौका नहीं है, नवाज़ शरीफ साहब से पहले भी गरजे बरसे हैं, लेकिन मियाँ साहब थोड़ा सा ज़रा पे समझा दें, एक्सप्लेन कर दें, हम समझने से कासिर हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जब मियाँ साहब वापस आ रहे थे और उनके आने से पहले हमने ये देखा कि जी एक बयानिया हमें बनता नज़र आ रहा था कि शायद जी एहतसाब होगा, और वो वापस आते आते जो है वो थोड़ा सा वो जो उसकी फ़्लाइट है वो फ़्लाइट थोड़ी आगे पीछे हो गई टर्बुलेंस की वजह से, जो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है। अभी तक कोई क्लैरिटी है सर, या हमें क्लियर कर दें कि क्या करना है? कोई एहतसाब, वो कह रहे हैं कि जी मैं इंतकाम पे यकीन नहीं रखता, अभी कुछ रोज़ पहले भी उन्होंने कहा था, लेकिन एहतसाब जो है वो होगा। फिर उसके अगले दिन वो खिताब करते हैं कौम से, उसमें भी जनाब वो थोड़ा ठंडा वंडा और होम्योपैथिक किस्म का खिताब होता है, प्यार भरा। करना क्या चाह रहे हैं सर मियाँ साहब, थोड़ा हमें ये बता दें, ज़रा कौम को बता दें। शुक्रिया, गुजारिश इतनी है कि कोई ये जब सवाल उठता है जिस तरह आप उठा रहे हैं, तो कोई हमें ये जवाब तो दे ना कि हम करें क्या। कौन जवाब दे? जो सवाल करने वाले हैं कि आप ये देखें कि क्या हम तोप टैंक या पेट्रोल बम बना के, तो जो हम कह रहे हैं आइन कानून की बालादस्ती, जब हम कहते हैं वोट को इज़्ज़त दो, कहते हैं आज वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया कहाँ गया? आज आप उनके एहतसाब की बात नहीं करते। भाई बात सीधी सी है कि बयानिया तो होता है तरजीहात। जब आप हुकूमत का में आते हैं तो आपकी प्रायोरिटी क्या होती हैं?
हमारी प्रायोरिटी आज भी वही है जो पहले दिन थी कि आइन कानून की बालादस्ती। आप उस पर यकीन करेंगे, उस पर अमल करेंगे तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, वरना नहीं बढ़ सकता। अब आ जाएं कि आप एहतसाब चाहते हैं या जो वो किरदार थे उनके मतलब आप बात क्यों नहीं करते जिस तरह आप कोट कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब की गुफ्तगू को। तो भाई बात ये है कि अगर पाकिस्तान पर हमला करने वालों को आप छोड़ देंगे, पाकिस्तान के हिस्से बिखरे खुदा न खास्ता करने की साजिश करने वालों को, पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाने वालों को, पाकिस्तान के अंदर ऐसी मनसूबाबंदी करने वालों को छोड़ देंगे जो पाकिस्तान के अदारों के अंदर एक मनसूबाबंदी से तकसीम चाहते थे या बगावत चाहते थे, और फिर 9-10 मई को वो नज़र भी आ गया। और ये एक दिन में नहीं हुआ 9-10 मई, ये जब 2014 में सिविल नाफरमानी की बात शुरू की गई थी, ये सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ और उसमें सहूलतकारी उस वक्त के लोग जहाँ देते आए, वहाँ रहील शरीफ भी थे, वहाँ जनरल फैज़, जनरल बाजवा, बहुत से लोग इसमें शामिल थे। इसी तरह बंदियाल साहब से लेके साकब निसार साहब तक ये सारे शामिल थे। ठीक। अब 9-10 मई जो हुआ था वो एक मनसूबाबंदी से, प्लानिंग से हुआ था। ठीक। हर एक ने अपना अपना किरदार अदा करना था, बाकी किरदार जो थे वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। सर वो तो ठीक है ना। एक सेकंड मैं बात ख़त्म करने लगा। मगर जो मरकज़ी किरदार था उसने अवाम को बाहर निकालना था। अब वो बाहर ना निकाल सका जिसकी वजह से वो मनसूबा बंदी या वो एजेंडा या वो बगावत जो है वो नाकाम हो गई। अब अगर कामयाब हो जाती तो रियासत के अंदर जो लोग थे अदारों में बैठे जो रियासत से मोहब्बत करते थे, बगावत कामयाब होती तो उनका असर क्या होता। और अगर नाकाम हो गई है तो जो करने वाले थे सहूलतकार वो तो वेले फिर रहे हैं भाई, वो उसी तरह आज़ाद फिर रहे हैं, उनको तो कोई नोटिस नहीं हुआ। तो इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि जब हम बात करते हैं तो कहते हैं ये बदला इंतकाम लेंगे। हम कहते हैं कि भाई हमें छोड़ दो, आप फैजाबाद धरने की जजमेंट देने वाले से जो सिलसिला शुरू हुआ कह रहे हैं ना, बुला लेंगे ना, वो आप जिनकी बात कर रहे हैं फैज साहब, उनको कहा जा रहा है कि शायद उनके इम्कानात हैं, मैं कह रहा हूं बुला लिया जाए। शुरू करें ना भाई। बिल्कुल सर, लेकिन बात ये ना, ये इसके लिए तो इदारे हैं, ठीक है, इदारे हैं, इसके लिए मौजूद अदालतें हैं, वो भी खुली हैं, हर टाइम पे खुली हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऐसा मसला नहीं है, जब ज़रूरत होती है खुल जाती है। तो उसमें नवाज शरीफ साहब क्या, यानी कि PMLN क्या रोल प्ले कर सकती है कि वो, मतलब क्लैरिटी क्यों नहीं है, एक बयानिया कुछ सामने क्यों नजर क्यों नहीं आ रहा कि या तो हमने ऑल द वे एहतसाब करना है या नहीं यार छोड़ो, अल्लाह पे छोड़ दिया सारा मामला, ठीक है, और उसके बाद फिर आप अब्दुल्ला पे आ जाते हैं। अल्लाह के बाद मेरी सुने, सब कुछ अल्लाह पे नहीं छोड़ना चाहिए। अल्लाह आपको ज़हन दिया है, शऊर दिया है, आपने कानून आइन बनाया है। सही। अभी आप ये फरमा रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के बार के या सुप्रीम कोर्ट कौंसल जो है या पाकिस्तान बार कौंसल जो है या सिंध बार एसोसिएशन, अच्छा, अब उनका आप कोर्ट कर रहे हैं। अब आप देखें कि 2-3 दिन पहले एक जज साहब की जजमेंट से किस तरह भाम पैदा हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया, क्लियर हो गया। इसी तरह आज आप जिक्र कर रहे हैं, इसी तरह जब हम बात करते हैं तो कहते हैं क्लैरिटी नहीं है। हम ये कहते हैं कि भाई हमें छोड़ दें, हमें आप अगर ये समझते हैं कि हम इंतकाम या कोई बदला लेना चाहते हैं तो भाई रियासत के साथ खलवाड़ हुआ है। आपको लगता है कि अभी भी आप कह रहे हैं हमें छोड़ दें, लगता नहीं है आपको कि छोड़ ही दिया आपको वैसे या नहीं? नहीं, हमें अगर छोड़ा होता तो ये चीज़ें पैदा ना होती, या आज तक जो रियासत पर हमला करने वाले थे वो किसी कटहरे से इंसाफ मिल चुका होता। ठीक है, आज तक आप ये देखें कि मेरा क्या होएगा 2017 में जो कुछ मेरे साथ किया, रियासत पर हमला करने वालों का कुछ नहीं हो सका तो मेरा क्या होना है भाई। इसीलिए आज भी सहूलतकारी मौजूद है उसके लिए। नवाज शरीफ साहब इसीलिए वो आज से नहीं कह रहे, काफी अरसे से कह रहे हैं। वो लंदन में मैं भी जब मिला था वो भी कह रहे थे कि जी 2017 का हमें पाकिस्तान वापस चाहिए, लेकिन सर उसके लिए जाहिर सी बात है हमें पीछे जाने के लिए आगे बढ़ना होगा। मैं सर आगे बढ़ जाऊँ, एक जुमला कहता हूँ, अगर आगे बढ़ना है ना तो सबसे पहले आपको अदालती निज़ाम को दुरुस्त करना है, ताकतवर करना है। ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस नहीं, उसकी वजह ये जब आप लोग अगर हुकूमत में आ गए ना तो फिर दोबारा इस्लाहात कर लीजिएगा। मेरे भाई एक सेकंड, ताकि दूसरों के लिए भी आसानी हो जाए। मैं ये अर्ज करता हूँ कि ताकतवर हल्के जो हैं वो आइन तोड़ते हैं ना,
आइन तोड़ के आते हैं, तो उनको रिलीफ कौन देता है? ये अदालतें देती है ना, कानून मौजूद है, क्यों नहीं एक्शन आज तक किसी के खिलाफ हो सका? हमने तो आगे कदम बढ़ाया था और जो हमने भुगता आज तक उसके असरात बाकी हैं। ठीक है सर। अहमद अवैस साहब, सर इससे पहले कि ज़रा मज़हर साहब की तरफ जाएं, भरपूर ज़रा उनसे तजिया लें, सर आपकी क्या राय है? एक तो ये कि जो आज एक बार फिर ये जो वकला तंजीमें हैं, ये हुआ क्या है? जब एक चीज़ क्लैरिटी दे दी है, सुप्रीम कोर्ट ने दे दी सर, अदालत खुली, उसने फैसला दिया, उसने मुअत्तल कर दिया हाईकोर्ट का फैसला, तो फिर अब किस चीज़ का इब्हाम है? अब ये एतराज़ात अब क्यों सामने आ रहे हैं? सब तो ये मुतालबा करें ना कि जी इलेक्शन टाइम पे होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि ये दोनों तंजीमें जो है ना, इसके अंदर नून लीग की मेजॉरिटी है। अच्छा। और आपने देखा कि वो आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी इसके अंदर मेंबर हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के, और भून साहब भी हैं और दूसरे लोग भी, और अभी जो इलेक्ट हुए इन्हीं के ग्रुप से प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार भी। तो इसलिए ये नून लीग ही की पॉलिसी को टो कर रहे हैं, और वो इसलिए कि उनको ऑफ लेट अब ये एहसास हुआ है कि इस सारी बातों के बावजूद कि उनको वीआईपी ट्रीटमेंट भी मिला, वो आए, उनके केसेस भी ख़त्म हो गए, उनको बरी भी हो गए, लेकिन वो इस काबिल अभी तक नहीं है कि वो हलकों में जाके फ्रीली इलेक्शन कैंपेन अपनी शुरू कर सकें। अभी बंद कमरों में बैठ के वो ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जोड़ तोड़ कर रहे हैं, टिकटों की देन लेन की बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी से मुज़ाकरात कर रहे हैं, लेकिन इससे निकल के जो खुले मैदान में जाना है और जो उन्होंने इलेक्शन कैंपेन बाकायदा शुरू करनी है, वहाँ पे उनको एक बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। सही। लोग जो है उनके माजी से वाकिफ़ हैं, समझते हैं क्या कुछ इन्होंने नहीं किया था, जानते हैं कि यही वो लोग हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी हमला कर दिया था, जानते हैं कि ये 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने और करप्शन के चार्ज के ऊपर इनको निकाला गया था, जानते हैं कि इनके ऊपर जो है वो जो फैसले सुप्रीम कोर्ट में जो हुए थे उसकी तमाम डिटेल जो डॉक्यूमेंट्री है। कर रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन ने तो रद्द कर दिया, उसने कहा जाओ जी, हमने नहीं कोई फायदा ये ब्लैकमेलिंग में होगा आना। कि वो सिचुएशन को प्रेसिपिटेट करना शुरू कर रहे हैं। ये बड़ी खतरनाक गेम है। वो चाह नहीं रहे कि इलेक्शन वक्त के ऊपर हो। पीटीआई इज दी ओनली पार्टी जो सबसे ज्यादा जोर दे रही है कि इलेक्शन वक्त के ऊपर कराए जाएं, क्योंकि हम तो पहले दिन से वो कह रहे हैं कि आइन के मुताबिक आप इलेक्शन करवाएं, वट एवर इज द रिजल्ट। जो पार्टी जीत के आए इलेक्शन, उसको ही इज अ राइट, दैट पार्टी हैज अ राइट टू सर आप फॉर्म कह द रहे हैं, गवर्नमेंट। ठीक है, इस पे कोई शक नहीं है, लेकिन कर तो आप भी नहीं रहे ना सर। आप भी पिटीशन लेके चले जाते हैं, आप कहते हैं कि जी हमें वो आरोप जो है क्या करना, हमें तो वो कबूल नहीं है। हमें तो देखे ना, हमें तो लेवल प्लेइंग ग्राउंड ही नहीं मिल रही है, हमें तो पकड़ धकड़ से फुर्सत नहीं है। हमें तो वो कैंडिडेचर जो है जिसका अनाउंस होता है उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसके सपोर्टर के पीछे पड़ जाते हैं, कॉर्नर मीटिंग हो सर। लेकिन अहमद अवैस साहब, सर एक बात बताएं, ये देखिए पाकिस्तान में सर ये पहली दफा नहीं है कि किसी भी जमात के साथ ऐसा हो रहा हो। आपको मैं वापस ले जाता हूं थोड़ा सा 2013 में। आपको याद होगा 2013 में एएनपी को मजबूरन, वो ये मैं कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन ये कह रहा हूं कि हालात जैसे भी हों उनके साथ भी प्रॉब्लम्स हुई थी, उनको मुश्किल हुई थी। पीपल्स पार्टी भी माजी में इल्जाम लगाती रही, लेकिन ये सर वो जमातें जो कहती हैं जो कुछ हो जाए ना, हमने इलेक्शन से भागना नहीं है, उससे हमने यानी कि किनारा कशी इख्तियार नहीं करनी है, हमने हीले बहाने नहीं बनाने हैं, बल्कि जो कुछ भी हो जाए। और आपके तो जो सर कायद हैं बानी चेयरमैन, वो भी यही कहते थे कि कुछ भी हो जाए यार, या तो मैं कल्ला ही काफी हूं, या फिर खंबे खड़े कर दो और हमने जो है वो जीत जाना है। मैं आपको बताता हूँ उसकी वजह, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान में जो रिपीटेडली मार्शल लॉ होते रहे, इससे ऑसिलेशन ऑफ पावर का सिलसिला शुरू हो गया। कभी सिविल की हुकूमत है, कभी फौजी हुकूमत है, इसने पॉलिटिकल मेजोरिटी पैदा नहीं होने दी और करप्शन को प्रमोशन दी, प्रमोट हुई करप्शन। और यही वजह है कि आज हमारे पॉलिटिशियंस के अंदर वो रिक्विजिट मेच्योरिटी मौजूद नहीं है जो इंतहाई ज़रूरी है इलेक्शंस में के प्रोसेस को आगे चलाने के लिए, मुल्क को तरक्की के रास्ते पे चलाने के लिए, और डिस्पैशनेट होकर नेशनल लेवल के ऊपर फैसले करने के लिए। ये प्रॉब्लम है, ये हमारी प्रॉब्लम है। और ये हमें इसलिए जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको चांस मिलता है तो वो फौरन पार गेम की तरफ चली जाती है और एस्टेब्लिशमेंट का सहारा लेकर
वो दूसरी पार्टियों को नीचा दिखाने की कोशिश करती है। ये बड़ी खतरनाक गेम है और बड़ी डेंजरस ये हमेशा हुआ है सर, हमें आप ये इससे कह रहे बाहर हैं। ये निकलना हमेशा होगा। हुआ है इस मुल्क के अंदर, हर इलेक्शन में हुआ है जी और हाँ, हर हुआ है, इलेक्शन से पहले हुआ है। बिल्कुल हुआ है, और इसकी वजह मैं आपको बता रहा हूँ ना। ठीक है इसकी वजह सर, जो पॉइंट है आ गया। चले मैं आपका सर, मैं आप इसकी दोबारा आ वजह जो जाऊंगा है मैं वो- आपके पास। पॉइंट ये आ गया कि आपने कहा कि जी हर इलेक्शन में जो है वो ऐसा हुआ है, यानी कि सहारे लिए जाते हैं, चाहे वो 2013 हो, 2018 हो, या फिर अल्लाह ना करे कि 2024 हो। मजहर अब्बास साहब, सर आप कराची बैठे सर, मैं भी बुनियादी तौर पे कराची से हूँ, आप भी सर कराची से हैं, और बकौल नवाज शरीफ साहब के मेरे ख्याल है पहले हम दोनों को अपने गिरेबानों में झांकने की ज़रूरत है। हम झांक लें ज़रा, क्योंकि हम बड़ी ज़्यादती करते हैं नवाज शरीफ साहब के साथ कि वो बनाते हैं, सारे काम करते हैं, और वोट जो है सर आप लोग किसी और को दे देते हैं। ये क्या चक्कर है? खुद देते हैं वोट या सर खुद ब खुद पड़ जाता है? मैं तो शिकवा करता रहा हूँ, मैं लाहौर भी बैठा हूँ ना, माजी में मेरा वोट खुद ब खुद जो है वो पड़ जाता है कराची में। ये सहूलत मुझे हासिल है। देखिए आपने स्पेसिफिक क्वेश्चन किया तो उसका मैं स्पेसिफिक जवाब दे देता हूँ। बाकी तो जाहिर है जावेद लतीफ़ साहब ने अपना बयानिया बयान किया, अहमद उवैस साहब ने अपना गिला बयान किया। कराची वालों का कि वो अपने गिरेबान में क्या जाके, कराची वालों का गिरेबान तो वैसे ही चाक रहता है। कभी दूसरे चाक कर देते हैं, कभी हम खुद अपने बटन खोल लेते हैं। तो बाकी उनकी स्पेसिफिकली क्या थी, उनका गिला था कि कराची ने तो उनको 2018 में वोट दे दिया था। अब कराची वाले शहबाज शरीफ का नतीजा तो नहीं तब्दील कर सकते थे। अब नतीजा अगर किसी और ने तब्दील कर दिया तो उसमें कराची वालों से क्यों शिकायत कर रहे हैं मियाँ साहब? मियाँ साहब उनसे शिकायत करें जिनसे वो कभी ना कभी किसी ना किसी वक्त में डील भी करते रहे हैं और बातचीत भी करते रहे हैं। उन्हीं के साथ मिलके उन्होंने 92 का ऑपरेशन भी किया, उन्हीं के साथ मिलके उन्होंने 98 का ऑपरेशन भी किया, गवर्नर राज लगाया यहाँ। उन्हीं के साथ मिलके उन्होंने 2013 की भी ऑपरेशन किया, जिसका वो क्रेडिट लेते हैं उस चीज़ के। तो ये सारी चीज़ें हैं। मुझे ये बताएं कि मियाँ साहब ने या मुस्लिम लीग नून ने सिंध में कितनी सियासत की है, कितनी आके सियासत की है। वो कराची से गिला कर रहे हैं। इस्लामाबाद में बैठ के आपने कोई सड़क बना दी, आपने कोई इक़दाम कर लिए, वो अपनी जगह है। मुस्लिम लीग नून का तो बताएं आपने कि आपको मुस्लिम लीग नून में अल्टीमेटली आपको कौन मिला मुस्लिम लीग नून का सिंध का सदर बनाने के लिए, जो अभी FIA से रिटायर हुए हैं, बशीर मेहमद साहब। इससे अंदाज़ा करना चाहिए कि मुस्लिम लीग नून सिंध में कितनी इंटरेस्टेड है, कितनी पॉलिटिक्स मुस्लिम लीग नून यहाँ करती है। वरना आज सिंध में मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के लिए एक बड़े चैलेंजर नहीं बन रही होती। क्या करते हैं मुस्लिम लीग नून वाले सिंध में आके? वो फंक्शनल लीग से बातचीत करते हैं, वो GDA से बात करते ताजिरों हैं, से मिलते हैं, वो MQM से बात करते हैं। भाई आप खुद कितनी पॉलिटिक्स करते हैं? कितनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, सिंध की कितनी कॉन्स्टिट्यूंसी में मुस्लिम लीग नून अपना उम्मीदवार खड़ा करती है? एग्जैक्टली। तो कराची से गिला करने से पहले मैं अपने गिरबान में झांकूं, मैं तो नहीं, मैं मुझसे तो बहुत बड़े हैं, मैं ये बात कभी भी नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, जनरली थोड़ा सा खुद भी गौर कर लेना चाहिए कि आपने सिंध में कितना सर्व किया है और सिंध के दारुल खिलाफा में कितना सर्व किया है आपने आके, और आपकी अपनी पार्टी का अंदाज़ा कर लें। बाकी तो छोड़ें, कि अपनी पार्टी को रिव्यू कर लें कि सिंध में आके आपकी पार्टी ने कितना वो किया ठीक है सर, मैं आगे बढ़ने से तो पहले सिर्फ कराची ये से, जानना चाहूंगा मदर साहब, इस पर रिएक्शन वैसे ओवरऑल क्या रहा मियाँ साहब की इस बात पर? क्योंकि माजी में हमने देखा है कि बहुत से जब ऐसे कोई बयानात देके चला जाता है ना, तो बड़ा उस पर रिबटल आता है, बहुत यानी कि उस पर तनकीद की जाती है बहुत ज़्यादा। तो कराची ने इस बात को कैसा लिया है, या बिल्कुल उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं यार, ठीक है मियाँ साहब? देखिए कराची का मुझे बताएं, मुझे ये बताएं कि अगर शहबाज शरीफ साहब कराची से इलेक्शन लड़ते हैं और कराची से इलेक्शन जीत जाते हैं, नवाज शरीफ साहब ये कैटेगोरिकली बता दें कि शहबाज शरीफ साहब कराची की सीट नहीं छोड़ेंगे, विकेट जाहिर है वो एक से ज़्यादा सीटों पे लड़ेंगे। बिल्कुल। मरियम नवाज साहिबा आके लड़े, मोस्ट वेलकम, बिल्कुल लड़ना चाहिए और वो बड़ी अच्छी कैंडिडेट हो सकती हैं। लेकिन यहाँ से आके इलेक्शन लड़ते हैं लोग, यहाँ से इलेक्शन जीतते भी हैं और सबसे पहले यहीं की सीट छोड़ते हैं और वो दूसरी सीटें रिटेन करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कराची को ओन नहीं करते आप कराची। और ये सिर्फ मुस्लिम लीग नून का नहीं है, जनरली है कि जो लोग कराची से इलेक्शन लड़ते हैं वो सिर्फ कराची से नहीं लड़ते, और जब वो जीतते हैं, एक से ज़्यादा सीटों पे जीतते हैं, तो पहली सीट जो वो सरेंडर करते हैं इमरान खान साहब ने,
बड़ा दावा किया था। अल्टीमेटली कौन सी सीट छोड़ी उन्होंने? कराची की सीट छोड़ दी। शहबाज शरीफ साहब अगर जीत जाते आई एम श्योर कि कराची की सीट ही छोड़ते वो। तो पहले ये सारी बातें बहुत से लोगों ने काम किया, बहुत से नहीं किया। सर जो काम कराची किए हैं, का जो उन्होंने क्लेम किया है नवाज जख्म शरीफ भी साहब ये ने, है जो और वो क्लेम दुख कर भी रहे हैं कि यही है ये मैंने कि किया है, कराची को ओन किसी ने वो नहीं किया है आपके ख्याल में? आप इस पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं, जो वो क्लेम कर रहे हैं कि जी मैंने ये काम किए हैं कराची वालों के लिए। नहीं, कराची से आप वो बताएं, कराची में किए होंगे। एक प्राइम मिनिस्टर को ये दावा नहीं करना चाहिए कि मैंने कराची में किया। किए तो कराची आपका शहर है और भी आपके शहर हैं, लेकिन फिर ये कहना कि कराची वाले अपने गिरेबान में झांक के देखें, तो अगर गिरेबान में हमने झांका तो हमें उनके लगाए हुए जख्म भी नजर आएंगे। तो ये बात छोड़ दें। चाहे वो दूसरी जमातें, पीपल्स पार्टी सिंध में 15 साल रही है, पीपल्स पार्टी ने अब जाके बसें चलानी शुरू की हैं। 15 साल रहे हैं, 15 साल में अगर कराची में अच्छी सड़कें बन जाती, सही, अच्छी बसें चल जाती, तो कराची आपको क्यों नहीं पे बैक करेगा? और मैंने जिस तरह कहा कि शहबाज शरीफ साहब को तो कराची ने वोट दे दिया था, अब कराची का वोट कोई और तब्दील कर दे तो कराची क्या करे? ठीक है। अच्छा सर, मैं अब मियां साहब से इसका जवाब भी लेता हूं, यानी मियां जावेद लतीफ साहब से, लेकिन मुझे सीटें उठा के किसी और को दे दी जाए तो एमक्यूएम क्या करे? ठीक है, क्विकली सर सिर्फ ये बता दें कि ये जो अभी आज जो ये जो सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट बार है, पाकिस्तान बार काउंसिल है, ये सर क्या चाह रहे? अचानक क्या हुआ कि आपने इसको कैसे, आप कैसे असेस कैसे कर रहे हैं इसको? ये क्या वजह क्या है? अचानक कैसे याद आ गया कि जी ये सही नहीं हुआ? देखिए अभी अहमद उवैस साहब ने थोड़ा सा हिंट किया था, उन्होंने खैर मुस्लिम लीग नून के हवाले से किया था। प्रॉब्लम क्या है कि हमारी बार एसोसिएशन और बार काउंसिल इतनी पॉलिटिसाइज हो गई हैं और इतनी पोलराइज्ड हो गई हैं। सिर्फ उसकी क्यों बात कर रहे हैं? इससे पहले सुप्रीम कोर्ट बार के या उसके सदर कौन थे? वो तहरीक इंसाफ से करीब थे। जब लॉयर्स जो हैं उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशंस हों और फिर वो बार के सदर और सेक्रेटरी भी बने, तो मेरा ख्याल है बार एसोसिएशन को और बार काउंसिल को ये रिविजिट करना चाहिए कि ठीक है, रूल ऑफ लॉ की बात करना, ये सारी बातें, लेकिन जब आप कोई तहरीक की बात करते हैं, देखें इफ्तिखार चौधरी साहब की तहरीक प्योरली लॉयर्स तहरीक थी। उसका प्योरली एजेंडा ये था कि एक गलत इकदाम हुआ था, एक डिक्टेटर ने एक चीफ जस्टिस को, वक्त के चीफ जस्टिस को गलत निकाला था और उसने इनकार किया था, वो तहरीक बनती थी। आप अपने जुडिशल राइट्स के लिए अगर मूवमेंट चलाते हैं, आप रूल ऑफ लॉ के लिए चलाते हैं, लेकिन अगर मेरी एफिलिएशंस, जिस तरह मैं अपने शोबे में कहता हूं कि मैं उन लोगों को बिल्कुल कतई तौर पे मैं समझता हूं, उस पर मेरी बड़ी हमेशा से तहफ़्फ़ुज़ रहा है कि मैं अपने कलम को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। सही, ठीक। मैं ये नहीं कर सकता कि मैं एक पार्टी के लिए लिखना शुरू करूं और फिर उस पार्टी की जब हुकूमत आए तो मैं वजीर बन जाऊं, मुशीर बन जाऊं। ना कलम सर इस्तेमाल होना चाहिए, आप कह रहे हैं, ना काला कोट इस्तेमाल होना चाहिए। जरूरत भी ना हो कि मुझ में इतनी इखलाकी जरूरत भी ना हो कि मैं जब कॉलम लिखूं तो कम से कम कॉलम के आखिर में या शुरू में लिख दूं कि मैं फुला पार्टी का तर्जुमान हूं, मैं फुला पार्टी का स्पोक्समैन हूं। तो इस तरीके से लॉयर्स को, अब लॉयर्स अगर इलेक्शन भी लड़ने जा रहे हैं, उनको टिकट भी मिलेगा, तो आप यू कैन नॉट यूज योर बार एसोसिएशन फॉर योर पॉलिटिकल एजेंडा। ठीक, ये कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो। ठीक है। तो मेरा ख्याल है बार एसोसिएशन को अपने कम से कम अपने जो दायरा है उसको जरूर विजिट करना चाहिए। बाकी उनका राइट है, वो तो दे आर फ्री टू। ठीक है सर, बड़ा आपका वैलिड पॉइंट है। मैं इसका जवाब जो है वो ज़रूर लेता हूँ मियाँ साहब से, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब से। मियाँ साहब को वैसे छींके आना शुरू हो गए। मियाँ साहब अपनी तबीयत का ख्याल रखें, मुझे नहीं पता हिचकी पे, छींकों पे शायद याद करते, कराची वाले याद ना कर रहे हो। ये जो पॉइंट उठाया है ना, मैं इसका जवाब से लेता हूँ कि कराची को ओन क्यों नहीं किया जाता, और दूसरा ये कि आप ही के लोग हैं जो ये शायद कारस्तानी कर रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मज़हर अब्बास साहब ने ब्रेक से पहले कुछ ज़ाहिर गिले किए या सवालात उठाए, हम उसको ये कह सकते हैं अपने तज्ज़िये में। मियाँ साहब, उनका अगर आप, मैं देख रहा था आप नोट भी कर रहे थे, कुछ जवाब देना चाहें तो ये कि कराची को ओन नहीं करते। मज़हर साहब की खिदमत में मेरी गुजारिश होगी कि देखें, बदकिस्मती से जब ये आवाज़ें उठें कि ये लाहौर के प्राइम मिनिस्टर हैं, कल को कोई कहेगा ये लाड़काना के प्राइम मिनिस्टर हैं, क्या अदारों के जो चीफ़ होते हैं, कभी किसी ने ये कहा कि ये जड़ांवाला से हैं, ये जड़ांवाला के
चीफ जस्टिस हैं या आर्मी चीफ हैं पेशावर के, नहीं होता। जब आप प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो पूरे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। उसमें कराची में अगर कोई काम हम करते हैं तो वो कराची पाकिस्तान का हिस्सा है। सर लेकिन वो ये कभी नहीं कहना चाहिए, को साबित भी तो करना चाहिए। जी मैं अर्ज़ करता हूँ ना, कराची में जहाँ उन्होंने फरमाया मज़हर साहब ने कि 2013 में भी इन्होंने वहाँ ऑपरेशन किया, जिसका क्रेडिट हम लेते हैं, यकीनन हम क्रेडिट लेते हैं। आज जाके कराची वालों से पूछें, कराची वाले क्रेडिट देते हैं। कराची वाले ये कहते हैं कि नवाज शरीफ के ऑपरेशन की वजह से यहाँ अमन आया, वहाँ वरना जो कुछ वहाँ हो रहा था। अब देखें दो चीज़ें और हैं। एक वो फरमा रहे हैं कि इन्होंने 15-20 साल तो जो क्यों नहीं दी मुस्लिम लीग ने सिंध के। आपको ये बात कहते हुए तो यकीनन आप राइट पे हैं, मगर जवाब लेते हुए मेरा भी एक राइट है कि देखें जब नेशनल जमातों को तोड़ा जा रहा था, जब नेशनल जमातों को किसी को पंजाब तक महदूद किया जा रहा था, किसी को सिंध तक महदूद किया जा रहा था, तो पीपल्स पार्टी नेशनल जमात है। और पीपल्स पार्टी को सिंध तक जब महदूद किया जा रहा था तो हमने 15-20 साल वहाँ तवज्जो महज इसलिए ना दी कि जो गैर जमहूरी कुव्वतें हैं पहले वही जो नुकसान दे रही हैं नेशनल जमातों को, हम वहाँ कम अज़ कम उनको रिलीफ दें ताकि वो नेशनल जमात रहे। हमारी ख्वाहिश रही है कि पीपल्स पार्टी पंजाब में भी उस तरह का रोल उसका रहना चाहिए जिस तरह माजी में भुट्टो के दौर में रहा है, बेनज़ीर के दौर में रहा है। और इसी तरह इनको याद होगा 20 साल पहले मुस्लिम लीग नून का भी सिंध के अंदरून सिंध कराची में एक रोल रहा है। और यही वजह है कि हम पीछे हटते हटते, लेकिन सर ये महदूद किसी और ने किया है या अपने इक़दामात, अपने जो उन्होंने कारनामे सर अंजाम दिए उनकी वजह से हम ये कहें कि जी महदूद हो गई हैं जमातें? नहीं, जिन्होंने रोल अदा किया और जो करते हैं उनकी वजह से ये महदूद हुई जमातें। अच्छा। कोई पंजाब के अंदर हो गया, कोई सिंध के, कोई बलूचिस्तान तक महदूद। देखिए आज जो इलाकाई जमातें हैं कभी वो नेशनल जमातें थी, आज उनको अगर महदूद किया गया तो वो इलाकाई जमातें बनी। अगर पीपल्स पार्टी को आप कह रहे हैं कि वो इलाकाई जमात जो है नहीं, मैं कभी उनको नहीं पूछ रहा हूँ। नहीं, बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है या अंदरून सिंध की भी कुछ जमातें हैं जो इलाकाई जमातें बन गईं। कभी वो नेशनल जमातें थी, कभी नेशनल इश्यूज़ पे वो बात करती थी। बदकिस्मती है कि जो उनके अपने मसाइल हैं उनको जिस तरह उजागर किया जाना चाहिए था या जिस तरह उनको ड्रेस किया जाना चाहिए था ना किया गया, जिससे गैर जमहूरी कुव्वतों ने भी फ़ायदा उठाया, इलाकाई जमातों ने भी फ़ायदा उठाया। अगर आप जवाब दे दें क्विकली ताकि फिर आगे बढ़ूँ। जो वैस साहब ने भी कहा और मज़हर साहब भी कह रहे हैं कि लग ऐसा रहा है कि ये आप ही के लोग हैं। अहमद साहब की बात को वैसे सेकंड किया मज़हर साहब ने कि ये पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड है जिसकी वजह से जो आप ये कह रहे हैं कि जी मज़हर साहब ने उनका जवाब भी दिया जो मैं भी थोड़ा उसको बढ़ावा दूंगा कि साबिक पाकिस्तान बार कौंसिल के जो प्रेसिडेंट थे उनकी ऑडियो भी आई थी परवेज़ लाई के साथ गुफ्तगू करते हुए। आप ये देखें कि और जिस तरह वो इमरान खान के हवाले से या उनके केसेस के हवाले से जिस तरह वकील बन के या पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से दायर करते थे पिटीशन, ये भी सबके सामने है। ये बात दुरुस्त कह रहे हैं कि पाकिस्तान बार कौंसिल हो, पंजाब बार कौंसिल हो या बार्स हाई कोर्ट्स की हों या सिंध हाई कोर्ट की हों, उनको कम से कम अपने अदारे की या अपने लोगों की जो प्रॉब्लम है उनका जिक्र तो करना चाहिए, नेशनल इशू पे बात तो करनी चाहिए, मगर सियासी जमातों का आलाकार नहीं बनना चाहिए। जिस तरह आप देखें कि पिछले दिनों लतीफ़ खोसा साहब या एतजाज़ हसन साहब या कुछ और मैं नाम ले सकता हूँ, तो वो बने और उसके बाद चीज़ें सामने आ गई कि पीटीआई में शामिल भी हो गए। दरअसल वो पहले से ही पीटीआई थे मगर उजागर नहीं थे, या जैसे बशीर बेमन साहब पहले से ही मुस्लिम लीग नून के थे। नहीं, अच्छा, नहीं थे। वो एक सर्वेंट थे एक अदारे के, उन्होंने सर्व किया, उसके बाद रिटायर होने के बाद कोई भी ज्वाइन कर सकता है। हाँ, ये बात दुरुस्त है आपकी
कि किसी भी अदारे में कोई भी शख्स हो, उसकी किसी ना किसी जमात से हमदर्दी या किसी के साथ सर्व किया होता है, मगर उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि वो जमात है, वो पार्टी है, ना किसी उसके किसी एक्ट से ये महसूस होना चाहिए। होना चाहिए, ये आपकी बात है, लेकिन हो जाता है ना, वो बात ये है। वो कर दे कोई अलग बात है, मगर होना नहीं चाहिए। हाँ सर, वो राहें तो फिर उधर ही जाके, वो कहते हैं ना कि पहुंची वहीं पे खाक जहाँ का खमीर था, वो ये भी तो लोग मिसाल दे देते हैं। अहमद साहब, सर आज हम देख रहे हैं कि एक और जो है वो रेफरेंस फाइल कर दिया गया नैब की जानिब से, यानी पक्की तैयारी है कि बानी जो चेयरमैन है पीटीआई के, उनको किसी भी तरीके से बाहर नहीं आने देना। लेवल प्लेइंग फील्ड आपके लिए इस वक्त जो ज़्यादा बड़ा महाज है सर, वो आपको क्या लगता है कि वो अदालती महाज है या वो ये जो सियासी महाज है, इसमें आपको चैलेंजेस इस वक्त ज़्यादा है? देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड जो है ना, ये तो बेसिकली तो ये काम था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। सही। और केयर टेकर सेटअप जो है, जब सारे मुल्क में जब लगाया गया इलेक्शन के लिए, तो उसने फैसिलिटेट करना है इलेक्शन कमीशन के इस काम का, फैसिलिटेट करना है कि यहाँ पे फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन जो हैं वो कराए जाएं। और वो पॉसिबल नहीं है जब तक कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड जो है प्रोवाइड नहीं करते, इक्वल अपॉर्चुनिटी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को प्रोवाइड ना करें। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रोल जो है वो पाकिस्तान के आइन से मावरा रहा है। आप पिछला एक साल पूरा, ये 2023 का साल उठा के पहले जनवरी से अब तक देख लें, तो आप देखेंगे कि वो अदालत के अंदर भी उन्होंने दे हैव शोन दी ऑडेसिटी कि वो सुप्रीम कोर्ट के आगे भी किस किस्म की बात जाके करते रहे। पहले इन्होंने एक मौके पे कह दिया कि जी हम 5 से 7 माह में इलेक्शन कराएंगे, फिर कह दिया कि हमारे पास फंड नहीं है, फिर हमारे पास उन्होंने कह दिया कि जी अभी तो हमारी हल्का बंदियाँ ही मुकम्मल नहीं हुई, हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। तो ये स्टांस चेंज करके वो डिले करते रहे हैं सिर्फ किसी एक पार्टी को फैसिलिटेट करने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट के को उन्होंने बेअसर किया हुआ था। पाकिस्तान आइन जो है बिल्कुल एक उसकी जो रेलेवेंट प्रोविजन जो थी उनको ओपनली डिफाई किया जा रहा था। तो जब एक अदारा जो है वो आइन से मावरा हो जाए और आइन की बाउंड के अंदर, उसकी प्रोविजंस के अंदर जो है, और उसके सबसर्विएंट होके फंक्शन नहीं करेगा, तो उसका नुकसानात जो है वो सामने आएंगे, क्योंकि एक बेसिक डॉक्यूमेंट है पाकिस्तान का आइन। ठीक है, उसके सर बाद ये तो चले अदालती मास भी हो गया, तो सियासी मास भी हो गया, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं ना, और वो है इंट्रा पार्टी इलेक्शन को लेके कि जो कराए गए पीटीआई में। आपको कितनी उम्मीदें वाबस्ता हैं? जो बैरिस्टर अली जफर साहब जो है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने कुछ शिकवे भी किए, उन्होंने कहा है कि जी वो पता नहीं कितने 40 सवालात पूछे गए हैं, वो हमसे ही पूछ रहे हैं सवाल, किसी और से नहीं पूछ रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है, टारगेट किया जा रहा है, जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है, या नहीं ये एसओपी है कि ये हर एक से इसी तरह के सवाल होते हैं? मियाँ साहब से भी ये सवाल किए गए होंगे, इनकी जमात से भी, और अगर कोई इनके यानी कि इलेक्शन के खिलाफ अगर कभी कोई पिटीशन लेकर गया हो या उस पर दरख्वास्त दी हो, और चाहे वो पीपल्स पार्टी क्यों ना हो। ये सवाल जो है आप देखिए ना, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड जो है, एक तो इस मौके के ऊपर, इलेक्शन के ऊपर, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के आप देख लीजिए सबकी नॉमिनेशन हुई है, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अगर पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, बाकी तो डायनेस्टीज है, बाकी पार्टीज में तो वो अपनी डायनेस्टी से बाहर ही नहीं निकले, एक्सेप्ट पीटीआई जो है उसमें कोई डायनेस्टी वाली बात नहीं है। सही। यहाँ पे उन्होंने अगर वो चेयरमैन को भी एक टेम्पररी किसी को लगाया है, तो वो पार्टी में से किसी आदमी को लगा दिया है, वो कोई उनकी कोई डायनेस्टी वाली बात नहीं है, कोई उनकी फैमिली की बात नहीं है उसके अंदर। लेकिन एट द सेम टाइम जब तक ये सूरत हाल जो है, आप एक तरफ तो बाकियों को तो आप कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया किसी के ऊपर, सारी नॉमिनेशंस है, लेकिन हमारे ऊपर ये चाह रहे थे, असल में प्लान ये था इनका कि एक जगह पे ये बड़ी गैदरिंग होगी यहाँ पर, और उस बड़ी गैदरिंग के अंदर ये नॉमिनेशंस होंगी, नॉमिनेट करके कैंडिडेट खड़े होंगे, फिर वहाँ पे वो जो है वो अकबर बाबर साहब जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के कंधों के ऊपर बैठ के और पुलिस साथ लेके वहाँ पे आएंगे मुकाबले के लिए, और वहाँ पे हंगामा राई पैदा होगी और लड़ाई मुकाबला होगा।
ठीक। और पुलिस जो है वो लाठीचार्ज भी करेगी और तितर बितर करके भगा देगी सबको, और शाम को खबर लग जाएगी कि इलेक्शन नहीं हो सके। तो वो उनके सरप्राइज ये हुआ कि ये इलेक्शन हो गए फिर भी, और उस तरीके से नहीं हुए जब वो चाह रहे थे। अब वो जो है वो इस तरीके से अब वो ये उसको फ्रस्ट्रेट करने की सिचुएशन को कर रहे हैं। ठीक। एक बिगर ऑब्जेक्ट को सामने रखना चाहिए। बाकियों के भी इलेक्शन इससे नहीं हुए हैं, ये इलेक्शन हो गए। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। सर मैं जरा मजहर साहब की तरफ जाऊँ। मजहर साहब, सर पिछले दिनों एक जो है वो तनकीद हुई बड़ी ज़ोरदार किस्म की, और वो हुई थी कि जी सिंध के जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उन पर इल्ज़ामात लग रहे थे, और ख़ासे इल्ज़ामात लग रहे थे, और MQM पाकिस्तान बहुत ज़्यादा उस पर जो है वो ये कह लें कि पॉइंट उठा रही थी और शदीद एहतजाज भी कर रही थी। सर उसको एड्रेस किया गया, ठीक है ना, ठीक है कि वो बलूचिस्तान से ला के वो उन्होंने उधर कर दिया और यहाँ वाले को बलूचिस्तान भेज दिया। अगर मैं गलत हूँ सर मुझे क्रेडिट कर दीजिएगा। और अब ये भी खबर आई कि जी निगरान वज़ीर आज़म काकड़ साहब की जो मुशीर बराए एस्टेब्लिशमेंट अहद चीमा है उनको भी ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया गया। तो सर इक़दामात किए तो जा रहे हैं, यानी एड्रेस किया जा रहा है, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही जो यानी कि पॉइंट्स उठाए जा रहे हैं या तनकीद की जा रही है उसको ऐसा तो नहीं कि इग्नोर किया जा रहा है, सुना तो जा रहा है ना। अच्छा, मेरा दिल तो चाह रहा था, लेकिन क्योंकि आपका टॉपिक ये नहीं है कि जावेद लतीफ़ साहब हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनसे कभी खुलकर जब अगर वो कराची आए तो उनसे खुलकर बात की जाए कि कराची में मुस्लिम लीग नून ने किया क्या है, और कराची छोड़ दें ओवरऑल सिंध में। यही बात मैं तहरीक इंसाफ के दोस्तों से कहता हूँ कि तहरीक इंसाफ ने क्या कभी भी सिंध में पीपल्स पार्टी को चैलेंज किया है? जाके नहीं किया। इन दोनों जमातों ने नहीं किया चैलेंज पीपल्स पार्टी को। और जो जिन ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं, इन ऑपरेशंस पे भी कभी बात कर लेंगे कि इन ऑपरेशंस में क्या कुछ नहीं हुआ। जो पिछला ऑपरेशन चैलेंज कभी नहीं किया, या आप ये कह रहे हैं कि कोशिश भी कभी नहीं की चैलेंज करने की पीटीआई ने? नहीं, मैं वही बात कह रहा हूँ कि आप देखें कि 98 में जब गवर्नर राज लगाया, जिस मुकदमे की बुनियाद पे गवर्नर राज लगाया, उस मुकदमे में जिस आदमी को पकड़ा गया था उससे सुप्रीम और उस वक्त के DIG कराची ने, मियाँ साहब को तो जाहिर है DIG कराची बेचारा क्या अप्रोच करता, लेकिन उसने उस वक्त के IG को जो राना मकबूल मरहूम थे उनको भी, और उस वक्त के जो DG ISI थे ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब, उनसे भी ये कहा था कि आपने जिस लड़के को पकड़ा है वो लड़का इस केस में मुलव्विस नहीं है। और अल्टीमेटली क्या हुआ? आपने अपनी हुकूमत ख़त्म कर दी, आपने गवर्नर राज लगा दिया, आपने मिलिट्री कोर्ट कायम कर दिया। हुआ क्या? वो लड़का सुप्रीम कोर्ट से बरी हो गया। आज मुझे बताएं, ये सवाल मैं किससे करूं कि हकीम सईद को किसने मारा है? 2013 का ऑपरेशन उठा लें। 2013 का ऑपरेशन 2011 के कराची बदअमनी केस का फॉलो अप था। अच्छा। जो सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लिया था, ये उसका फॉलो अप था। ये जो फैक्ट्स हैं उन पे हमें बात करनी चाहिए। बाकी मैं तो मुस्लिम लीग नून की बात कह रहा था। अगर मियाँ नवाज शरीफ, ये बहुत अच्छा इक़दाम था लास्ट ईयर कि शहबाज शरीफ साहब ने कराची से इलेक्शन लड़ा। ठीक है, लड़ना चाहिए इन लीडर्स को। बहुत अच्छा था कि 2018 में इमरान खान साहब ने कराची में से इलेक्शन लड़ा, लेकिन हमारे कोई भी मरकजी लीडर अपनी कराची की सीट को अगर वो जीतते भी हैं, न सिर्फ जीतने के बाद वो मिशन छोड़ देते हैं, बल्कि हमने ये भी देखा है मदर साहब कि चाहे वो नवाज शरीफ साहब हों, चाहे वो बानी चेयरमैन हो PTI के, कुछ जाता भी नहीं है जिस तरह से जाना चाहिए, अहमियत देनी चाहिए, वो भी नहीं होता। अगर एक ब्रेक लेते हैं, क्विक ब्रेक, और उसके बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन ख़त्म होता है। मेहमानों का शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।